हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग भाई। चलो तो आज जो है चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, उसमें एक्सरसाइज 6.2 का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, डिस्कशन मतलब हम उसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे 6.2 का। ठीक है, लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, तो क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन रहेंगे और आप लोगों को पर्सनल गारंटी है एकदम 110% समझ आएगा। सही है, ठीक है। तो चलो पेन कॉपी निकाल लो ना, क्वेश्चंस वगैरह देखो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है एनसीईआरटी की, है ना। अब मैं तुमसे उम्मीद करके चल रहा हूँ कि तुम एनसीईआरटी लेके बैठो, एनसीईआरटी एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठो और उसके बाद जो जो बताया जा रहा है उसे देखते रहो ना, जैसे जैसे करते रहो। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो जैसे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 6.2 का पहले सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, चलो तो आज का हमारा पहला सवाल होगा, देखो ये हमारा पहला सवाल ऐसा है कि हमारे पास पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, एक तो ए बी, फिर दूसरी पैरेलल लाइन दे रखी है अपने को, है ना, सी डी, और तीसरी पैरेलल लाइन अपने को दे रखी है, ये तो गंदा हो गया, ये हो गई तीसरी पैरेलल लाइन। नामकरण कर दो, ये हो जाएगा ए बी, इसको कर दो तुम सी डी बराबर, और ई वाले पार्ट को हमें कर देना है ई एफ। पूरी एबीसीडी हो गई है ना, ए बी सी डी एफ सब हो गया। अब क्या इसमें बोला है, आपको बोला है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो दिख रहा है तीनों पैरेलल है ना। और क्या बोला है, एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। एक लाइन बनाई ऐसे, तो पहले ये फिगर है और इसमें क्या दिया है, एक्स और वाई, ये एक्स है और ये वाई है, और ये आइटम जो है, ये आइटम जेड है। ठीक है, और क्या बोला है तुमको, तुमको बोला है कि भैया जी वाई रेशियो जेड जो है वो 3:7 दे रखा है, और आपसे बोला है कि आप एक्स की वैल्यू बताइए, है ना। ये हमारा पहला सवाल है। देखो ज्योमेट्री वैसे तो बहुत आसान होती है, ठीक है, बट अगर ना समझ में आए उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी होती है ना, एकदम तगड़ी भी होती है। तो फिलहाल अपने एनसीईआरटी में जो दे रखी है बहुत ही आसान, एकदम सरल तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जब पहले से शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर आंख नाक कान मुंह सब खुला रहेगा, है ना, सब खुला रहना चाहिए, तब जाके एक बार में पल्ले पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो इसके अंदर बोला है वाई रेशियो जेड दिया है और तुमसे वैल्यू पूछी है एक्स की। अब सोचो वाई और जेड में क्या रिलेशन दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो वाई और जेड में अगर रिलेशन हम ढंग से देखें तो हम ये कह पाएंगे कि ये वाला एंगल जो है, ये अगर वाई है तो इस साइड का जो ये एंगल होगा, कि ये भी वाई होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम ये बात कह सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को? इतना तो हम कह सकते हैं, ये एंगल वाई है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, वाई। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आप देख पाएंगे कि वाई और जेड जो है दोनों के दोनों ये को इंटीरियर एंगल है। पढ़ा होगा ना कि दो पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, या तो दोनों इस साइड हो या तो दोनों इस साइड हो, तो दोनों अगर इस साइड के एंगल हुए और अंदर के एंगल, है ना, तो इनको जोड़ने पे 180 आता है। या तो इस साइड के भी दोनों अंदर के हो तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 180। तो आप देखें ये ट्रांसवर्सल के दोनों एक साइड है और दोनों अंदर वाले हैं, तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। ये बात हमें समझ में आ गई है ना। इसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल, या फिर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं ना बहुत लोग। तो यहां से हम लिख पाएंगे कि एंगल y प्लस एंगल, है ना, y और z, इनको मिला के 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल है ना, को इंटीरियर एंगल है, इसलिए होगा। समझे नहीं समझे? समझ गए सर, है ना, बढ़िया समझ गए। अब देखो y और z का रेशियो दे रखा है 3:7। अब रेशियो में क्या होता है ना कि जब आप रेशियो हटाओ तो रेशियो को हटा के उसी जगह x लगाओ। मतलब अगर ये 3:7 है तो अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो ये 3x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7x। रेशियो हटाएंगे दोनों में x लगा देना, मतलब y के स्थान पे हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हम 3x का, और z के स्थान पे आपको लिखना है 7x। और ये दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। 3 में 7 जोड़े तो 10 आवेगा, 10x बराबर 180, और 10 से 180 काट देना तो x की वैल्यू आ गई 18। x कितना आया, 18 आ गया। ठीक है, अच्छा आप ध्यान रखना ना कि ये जो x है ना अलग होगा। आप एक काम करो ना, ये x अलग है, रेशियो हटाने के बाद तुम इस बार x या k यूज कर लो, ऐसा कर लो, है ना, क्योंकि दो दो x रहेगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो रेशियो हटा के इस बार हम k यूज कर ले, k कांस्टेंट नंबर है,
तो 3k + 7k, इससे होगा ये ना कि तुम दोनों अलग अलग अगर x रहेगा तो आप उसमें लड़खड़ा जाओगे, यहाँ पे भी x है वहां पे भी x है। तो मान लो हमने रेशियो हटाया तो रेशियो की जगह इस बार हम k यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में x दिया है, अगर क्वेश्चन में x ना हो तो आप वहां पे x लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने k इस्तेमाल करा, 3k + 7k = 180, 10k = 180, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। अब क्या करना है, k की वैल्यू 18 आ गई तो अब देखो y और z की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो y कितना था अपने पास? y क्या था? 3x था, 3k, y क्या था? 3k था अपने पास। तो क्या करो, 3 को 3 रहने दो भाई, k की वैल्यू कितनी आई? 18, 3 × 18 कितना आ गया? 54 डिग्री। और z की वैल्यू कितनी थी? 7k, यानी 7 × k, और k की वैल्यू रखेंगे 18, तो 18 7 साइज 126 डिग्री। तो ये आपका आ गया y, ये आपका आ गया z। अब हमसे y z तो पूछा ही नहीं था, पूछा क्या था? पूछा था आपसे एंगल x। अब बताओ x कितना होगा, x निकालना। अब अगर ध्यान से आप देखें तो अगर आप ये बीच वाले लाइन को आप भुला जाए, ठीक है ना, मान लो कुछ देर के लिए ये लाइन नहीं है, तो आप देखो ना, केवल इस लाइन को देखना ध्यान से, ये एक ऐसा है, यहाँ पे एंगल z और यहाँ पे क्या है? x। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये कौन सा एंगल? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, इस साइड का इस साइड के इक्वल और इस साइड का इस साइड के इक्वल, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल z और एंगल x क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। तो यहाँ से हम सर उठा के ना छाती चौड़ा करके एक बार का ढिंडोरा पीट पाएंगे कि z जो है चिल्ला चिल्ला के बताओ कि x के बराबर होगा। अब काहे होगा, क्यों होगा? काहे कि ई होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा पूरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, तभी एग्जाम में नंबर मिलेगा। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब मैं मास्टर हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ, तुम नहीं लिख सकते, ठीक है। तुम्हें जो है पूरा लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो, तो ये समझ गया, टाइम बचाने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं शॉर्टकट वगैरह, बाकी तो आपको स्टूडेंट लोग को पूरा लिखना होता है, समझ गए सर। तो z बराबर x आ गया, तो z की वैल्यू कितनी थी? 126, यानी x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 126 डिग्री। और इसी के साथ हमारा पहले सवाल की समाप्ति होती है। समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? समझ गए होंगे ना, तुम बोल भी रहोगे तो कौन सा मेरे तक आवाज आ जाएगी। चलो, तो मैं ये मिटा दे रहा हूं और हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा वाला सवाल भी हम करेंगे, ठीक है सर। तो देखो फटाफट से दूसरा सवाल, एक काम करो, तुम छाप लिया करो इसको ना, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया समझ लो। देखो दूसरा सवाल क्या, हमारा दूसरा सवाल है कि एक लाइन है ए बी, यार टेढ़ा लाइन हो जाता है, पता है, जिंदगी में वैसे भी कोई चीज सीधी चलती है नहीं, अब तो लाइन भी मेरे से टेढ़े खिंचा रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो ए बी एक लाइन बना दी, नीचे एक लाइन बना दी सी डी, और दोनों लाइन में खास बात क्या है कि दोनों के दोनों है पैरेलल। इसमें एक लाइन बना दो ई एफ, ई है ई और ई है एफ, और क्या बोला है, ई से एक लाइन बनाओ जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करे और इसे नाम दे दो जी। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये भी दिख रहा होगा, ये आइटम सी है, ये आइटम डी है, और कुछ है का नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो का दिया है, आपको सवाल लिखा है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी दिख रहा है सर, आगे बताओ। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, तो ई एफ एक तो लाइन है और इस सी डी पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ये भी सही है, आगे बताओ सर। एंगल जी ई डी की वैल्यू 126, तो जी से आ जाओ ई और ई से आ जाओ डी, तो ये टोटल एंगल जो है 126 डिग्री का है। अब इसमें से आधा तो ये 90 का है, तो 90 से इधर कितना हो जाएगा, ये समझ में आएगा, 36 हो जाएगा। अगर ढंग से देखो, अगर ये 90 है तो इधर 36 आ जाएगा। खैर उसको जब सॉल्व करेंगे तब देखते हैं, फिलहाल इतना ही मान चलो कि 126 दिया हुआ है। और क्या बोला, फाइंड करना है एंगल ए जी ई। फाइंड करने वाले आइटम को यहाँ सजा देते हैं, ए जी ई, और क्या है जी ई एफ, बीच में ई आ गया, और क्या दे रखा है, एंगल एफ जी ई। बुझा गया? ठीक है, देखो इतना एंगल जो है तो के निकालेगा, मतलब तुमको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ना, देखो ध्यान से, एक एक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले ए जी ई, यानी ए जी ई, ये एंगल फाइंड आउट करने बोला। तो जो अगर बुद्धि लगाएगा उसे दिखना चाहिए कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, दिख रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस, इसको कट करने वाली ये वाली लाइन,
अगर यहाँ पे 126 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? अरे बुद्धि लगाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, है ना। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, ऐसे ना ऐसी आंखों से नहीं दिखती। हाँ, दिव्य दृष्टि लाओ, थोड़ी प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम्हें दिखेगी, ऐसे ना, ऐसे तुम्हें दिख पाएगा, है ना। 126 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 126, है ना। तो एकदम छाती पीट के बोल दो ये बात, है ना, लिखो। अब लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप ये बात समझ जाओगे तो एग्जामिनर को कैसे समझाओगे? अब दिमाग को लेके छाप नहीं देंगे ना कॉपी पे, लिखना पड़ता है ना। क्या लिखेंगे? देखो, ई एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ई एंगल का नाम दिया हुआ था जीईडी, तो आप लिखना कि एंगल ए जीईडी जो है वो इक्वल आएगा किसके? ए जी ई के। और ये 126 है, भी कितना आ जाएगा? 126। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? तो मैंने अभी भी बताया, ये होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैं फिर बता रहा हूं, मैं लिखूंगा ऐसे ही, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट हो, एग्जाम में पूरा लिखने पर नंबर मिलता है, सर से आधा जरूर लिखने नंबर नहीं मिलता। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा एक तो एक लाइन में आ गया, दूसरा जीएफ निकालना है। ठीक है, जीएफ, तो जी ये हो गया, ई यहाँ पे आ गई, और है ना एफ, मतलब ई छोटू था ना, क्या कहते हैं इसको, छुटकू, है ना। ये छुटकू एंगल निकालना है, तो ई कैसे निकालेंगे? अब टोटल तो 126 दिया था, आप देखना ध्यान से, ये है ना एंगल जीईडी, एंगल जीईडी इज इक्वल टू, हम जीईडी को तोड़ सकते हैं ना, देखो जीईडी, इसको दो एंगल, इसमें दो एंगल तो उसको तोड़ दो। पहला एंगल क्या है? डीईएफ, तो लिखेंगे डीईएफ प्लस डीईएफ, तो ये इतना हो गया। ये वाला एंगल का नाम क्या है? एफईजी या फिर जीईएफ, इसको भी लिख दो जीईएफ, लिख दिया। जीईडी की वैल्यू कितनी है भाया? जीईडी की वैल्यू 126 है, लिख दो यहाँ पे आंख बंद करके। डीईएफ कितना है? डीईएफ ये एंगल 90 के परपेंडिकुलर है, यहाँ लिखेंगे 90 प्लस एंगल जीईएफ, 90 को उठा के यहाँ पटक दो, प्लस हो जाएगा माइनस, 126 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल जीईएफ। और ऐसा करते ही आपको मिलेगा, आसमान से निकलेगा 36 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका जीईएफ की खूबसूरत सी वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? आ गई ना? चलो ठीक है, आ गई तो एक काम करना, नहीं बाद में बताऊंगा, काम अभी नहीं बताऊंगा, बाद में, है ना। वीडियो देखना, एंड में बताऊंगा मैं, लास्ट में। चलो यहां तक समझ में आ गई क्या? अब जीएफ भी आ गया, एजी आ गया, अब क्या निकालना है? एफजीई। अब एफजी कैसे निकालेंगे सर? देखो एफजी है क्या पहले वो तो समझो। ये एफ है, ये जी है, और ये क्या है? ई, मतलब तुमसे पूछा है ई वाला एंगल। अब ध्यान से सुनना, क्या ये टोटल लीनियर पेयर बना रहा है? लीनियर पेयर मतलब एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। भाई एक सीधी लाइन पे ये टोटल एंगल 180 का होता है, मतलब बाहर वाला एंगल और अंदर वाला एंगल दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो इस चीज को लिखेंगे अपन कि एंगल एजीई प्लस ये क्या हो जाएगा? एफजीई, और दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है लीनियर पेयर, या फिर बहुत से बच्चे और बहुत से छोकरे लोग जो है इसे एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। दोनों ही सही है सर, जो आपको जिस पे दिल आ जाए आपका, है ना, वो सही। ठीक है, तो ए जी की वैल्यू तो हमें पता है कि 126 आ रही है। कहाँ है ए जी? ये रहा 126, लिख दो यहाँ पे 126। और एफ जी तुम्हें नहीं पता तो छोड़ दो ना, ऐसे कैसा 180 दे रखा। अब 126 को यहां से उठा के यहां पटक दो, प्लस 126 से क्या हो जाएगा? माइनस 126, तो एफ जी ई आ जाएगा 180 डिग्री में से माइनस 126 डिग्री। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ये तो सोचना पड़ेगा, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54, समझे? तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो ऐसे मिला जुला के रगड़ते रगड़ते सोचते समझते जो है तीनों सवाल के जवाब ढूंढे। इस लाइन के अंदर आपको पहले सवाल का जवाब मिला होगा, इस लाइन के अंदर आपको दूसरा सवाल मिला होगा, और तीसरे वाले की वैल्यू तीसरे लाइन में मिली होगी। क्लियर? चलो अब क्या करना है सर? अब तीसरा सवाल करना है। भला आराम नहीं सर, बिल्कुल आराम नहीं करेंगे। आराम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन करने हैं और उसमें भी क्या आराम करोगे तुम, है ना। अच्छा देखो, अब अगली बार में अगला क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे है, ये ऊपर गया है ना, इसको सीधा बनाओ, ठीक, और इस चीज को ऐसे बना दिया गया है। क्लियर? और क्या क्या किया है इसके साथ में, देखो नाम है ई है पी, ई पॉइंट को कहते हैं क्यू, और ई वाला पॉइंट कहलाता है आर, और ई वाला पॉइंट कहलाता है एस, और इसको हम कहते हैं टी। क्लियर? ये वाला एंगल हो जाएगा 110 डिग्री, और ई वाला एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर? अब क्या करना है, आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है, आपको फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड कीजिए एंगल क्यू आर एस, मतलब क्यू आर एस यानी बीच वाला एंगल निकालना है। ठीक है, लिख देता हूं, आपको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। चलिए समझ गए। अब इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दोनों ही तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, करेंगे अपन एक ही तरीका, एक तरीका मैं सिर्फ गाइड कर दूंगा कि ऐसे करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो पहला तरीका तो ये है कि तुम इसको एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना दो जो पैरेलल हो। समझ आया कि नहीं आया? इसको आप कोई भी नाम दे दो, लेट्स से कि हमने कह दिया कि ई है एक्स यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे वाई। क्लियर? अब देखो काम कैसे हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर एक ट्रायंगल है, ये बाहर यदि 110 है, ठीक, तो ये अंदर कितना हो जाएगा, या फिर अंदर का छोड़िए ना, हम आपको दूसरा ये यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, 130 है ये, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या ये वाला भी 130 हो जाएगा? कह सकते हैं? तो लिखो इस चीज को, है ना, कि एंगल टी एस एक्स, टी एस एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आर एक्स वाई के, या फिर वाई एक्स आर कह सकते हो, वाई एक्स आर, और ये कितना आ जाएगा 130 डिग्री। और काहे और क्यों? क्योंकि यह है करेस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग एंगल। लिख लेना। तो ई वाला कितना आ गया, ये एंगल एक्स था ना, यहाँ पे एक्स पॉइंट एक्स था, ये कितना आ गया 130 आ गया। क्लियर? अब आप जरा ध्यान सोचिए, ये 130 आ गया, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 50 आएगा, क्योंकि टोटल लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का होता है, 180 का। ये बात लिख सकते हैं ना अपन, ये वाला एंगल 50 आ जाएगा। तो इसको भी लिखना अंदर वाले एंगल को, ये एंगल का नाम क्या था, वाई एक्स आर, है ना, देखना एंगल वाई एक्स आर प्लस एंगल क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर। ठीक है, और ये आना चाहिए कितना, 180। क्यों? लीनियर पेयर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला 130 है, और क्यू एक्स आर की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, 130 को टांग के यहाँ फेंक दो, तो क्यू एक्स आर की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 180 में से 130, 50 डिग्री, मतलब अंदर आ गया 50। ये भी हमने कर लिया। ठीक, अब तुम्हें पता करना है कि ये वाला कितना होगा। क्लियर? तो देखो बहुत ही आसानी से, एक तरीका तो ये बनता है कि तुम इसको जो है 70 कर दो, ये भी लीनियर पे कंसेप्ट लगाओ, 110 से अंदर वाला कितना हो जाएगा 70, है ना, और अब ये ट्रायंगल पे घुस जाओ, ट्रायंगल टोटल 180 का होता है, ये 70 50 कितना हो गया 120, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पहला तरीका। तरीका नंबर 2, आप ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल में बाहर वाला जो एंगल होता है वो उसके अपोजिट, ये नहीं, अपोजिट में कितने हैं 1 और 2, इन दोनों को जोड़ने के बराबर होता है, यानी एक्स और वाई को जोड़ूंगा तब इसके बराबर आएगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो इस हिसाब से 110 बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके बराबर होगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ने पे। तो आप सोचो 110 आ रहा है, 50 में ऐसा क्या जोड़े कि 110 आ जाएगा 60, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है सर? तीसरे तरीके में आप काम करो, जो पैरेलल लाइन आप यहां खींचे है ना, वो पैरेलल लाइन आप नीचे खींच दीजिए, तब भी आप आंसर निकाल पाएंगे। पहले तो हम ये कर लेते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, देख लेना 110 बाहर वाला एंगल है, तो बाय यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम ऐसा लिख पाएंगे
कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, इन दोनों को जोड़ने के। ये एंगल का नाम क्या है, क्यू एक्स आर, एंगल क्यू एक्स आर प्लस एंगल क्यू आर एस, है ना, इन दोनों को जोड़ने के बराबर होगा। तो पी क्यू आर की वैल्यू 110 है, क्यू एक्स आर की वैल्यू 50 डिग्री है, और ये क्यू आर एस तुम्हें नहीं पता, इसको उठा के तुम यहां पटक दो तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, आ गया क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री। अगर तुम लाइन में हेरा फेरी करोगे, यानी ये चीज को देखो मैं बता दे रहा हूं, मान लो तुम ऐसे, ये ना 110 दिया हुआ था, ये 130 दिया हुआ था, ठीक है, और मान लो कि तुम लाइन ऐसे बनाते हो, तब कैसे होगा, देखो तब कैसे होगा, ये 110 है, ठीक, तो ध्यान रखना कि एक को इंटीरियर एंगल, समझो कि पैरेलल लाइन में एक को इंटीरियर एंगल हो जाएगा, दोनों इनको मिला कितना होना चाहिए 180, तो कितना आ जाएगा 70, पहला पार्ट। इस हिसाब से को इंटीरियर एंगल अगर इसको देखें तो ये 130 है, तो ये कितना आ जाएगा 50, दिख रहा है ना, क्योंकि ये भी 180 आना चाहिए दोनों जोड़ने के, तो 70 50 120 हो गया, और आप पढ़े हैं कि पूरा का पूरा 180 का होता है, तो अंदर वाला से ही 60 हो जाएगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया। एक और तरीका है, 3 बहुत काफी है, पहले इतना करो, और चाहिए हो तो मेरे को मैसेज कर देना ना, अब कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा ना, ठीक है। चलो ये दूसरा तरीका, ये तीसरा है, इसको भी लिख लेना यहाँ पे ना। इसमें भी हालांकि हम और प्रॉपर्टी वगैरह लगा के इसको और शानदार बना सकते हैं, लेकिन उतना जरूरत नहीं है ना, उतना हम मगजमारी करेंगे तो तुम लोग भुला जाएगा, समझ गए। चलो तो अब कौन सा सवाल है, अब चौथा सवाल बाकी है, चौथे के बाद पांचवा सवाल मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, 5 वाला तुम खुद कर लेना, होमवर्क में कर लेना। क्यों सर, क्योंकि 5वां कराने के लिए बेटा जगह नहीं है और मिटाना पड़ेगा, और मैं मिटाऊंगा नहीं ना, बहुत सारा है ना, इतना कौन मिटाएगा फालतू में। एक सवाल तो खुद से करो, थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाओ ऐसा, और वो एक सवाल में देखो करना क्या वो बता दूंगा मैं, पहले 5वां करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या चर्चा करता हूँ उसके बाद। वो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा वैसे तो। ए बी एक लाइन है, बना दो, बना दिया, ई हो गया ए और ई हो गया हमारा बी, और इसमें क्या करना है, नीचे सर एक और लाइन बनाइए, ई लाइन का नाम रखिए सी और डी, रख दिए, आगे बताइए। अब इनका ऐसा कहना है कि बीच में एक लाइन पी है, पॉइंट पी, और यहां से आप ट्रायंगल बनाइए, क्या बनाइए, ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल के अंदर ऊपर वाला अगर पॉइंट पी हुआ तो ई वाला हो जाएगा क्यू और ई वाला हो जाएगा आर, और क्या किए हैं जनाब, यहाँ पे 50 लिख दिए हैं, ठीक है, बीच में जो एंगल बन रहा है उसको वाई लिख दिए हैं, और यहाँ वाला एंगल को हम एक्स कहेंगे, ठीक, और बाहरी जो दिया है उसको 127 डिग्री बोला है। और कुछ किया है क्या, और कुछ नहीं किया। एक बार सवाल पढ़ के सुना दे रहे हैं, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि एक तो फिगर है, फिगर बना दिए हैं, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और क्या दिया है, ए पी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री है, तो ए से आओ पी से आओ क्यू, तो ए पी क्यू की वैल्यू 50 डिग्री दी हुई है, बहुत सही। और क्या लिखा है, पी आर डी की वैल्यू, एंगल पी आर डी 127 डिग्री है। देखो पी आर डी क्या है, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया D, 127 डिग्री। क्लियर। आपको क्या बोला, फाइंड करना है x एंड y। देखो x और y कैसे निकालते हैं, तो 2 तरीके ना x और y निकालने के। पहला तो ये कि अगर ये 50 है तो तुम देख लो ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बहुत ये बता रहा हूं यूज हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पी क्यू लाइन को देखो तुम ध्यान से ना, ये लाइन पी क्यू, ये है पी और ये क्या है क्यू। सोचो अगर ये 50 है तो क्या उसके इस साइड वाला 50 नहीं आएगा क्या, अगर ये एंगल 50 दिया है तो ये एंगल भी 50 हो जाएगा। एक ऑल्टरनेटिव एंगल में बहुत बार बता चुका हूँ ना, तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके, नहीं आंख खोल के लिखो, बंद करोगे तो गलत लिख दोगे, आंख खोल के लिखना। क्या लिखोगे सर, तो हम ऐसा लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ना, ये एंगल का नाम लिखो ए पी क्यू, तो एंगल ए पी क्यू जो है वो बराबर होगा एंगल पी क्यू आर के। का है सर, अब मैं तो बताया तो भुला गया तुम कि 50 है तो भी हो जाएगा 50, काहे होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाता है, इसीलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब यह है कि ए पी क्यू की वैल्यू है 50 और पी क्यू आर की वैल्यू है x, तो x बराबर 50 की वैल्यू x नहीं आई है, x की वैल्यू 50 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। x की वैल्यू 50 आ गई, लिख लेना अपने तरीके से, ठीक है। तो x की वैल्यू 50 तो हम निकाल लिए, सब पहला काम तो ऐसे खत्म हो गया।
अब y कैसे निकालेंगे? अब जो मैंने आपको बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उसको दोबारा यूज करने का, इस्तेमाल करने का सही समय आ गया है। ठीक है, क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये एक बाहर वाला एंगल है ना? दिखाई तो दे रहा होगा, आंखें सही सलामत होगी, है ना? देखो 127 है, ये बाहर वाला एंगल है, तो सामने के दोनों एंगल को जोड़ने पे 127 आना चाहिए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहता है कि बाहर का जो एंगल होगा उसके सामने वाले दोनों को जोड़ोगे तो उतना ही आएगा। तो मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये एंगल का नाम क्या है? पीआरडी। तो एंगल पीआरडी जो है वो किन के बराबर होगा? वाई, एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। कैसे? इसे लिखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? अब क्या करना है? वैल्यू रख दो भैया, पीआरडी की वैल्यू तुम्हें मालूम है 127 है, एक्स के वैल्यू तुम निकाल चुके हो 50 है, वाई तुमको नहीं पता है, तो 50 को उठा के यहाँ फेंक दो तुम, तो -50 हो जाएगा ना, 127 माइनस 50 इज इक्वल टू वाई। तो 127 में से 50 को घटा दो तुम, 77 आ जाएगा ना। तो 77 की वैल्यू जो मतलब वाई की वैल्यू 77 है, 77 की वैल्यू वाई नहीं है ना, ध्यान रखना। तो वाई की वैल्यू 77 आ गई और एक्स की वैल्यू 50 आ गई। ये हो गया तुम्हारा टोटल सवाल। एक छठा सवाल है, काफी थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है, मतलब वो 10th के कंसेप्ट से रिलेटेड है। 10th स्टैंडर्ड के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ा जाएगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके अंदर आपको बताएंगे कि जब लाइट किसी प्लेन सरफेस पे, जैसे कांच हो गया ना एकदम प्लेन, अगर उस पर लाइट ऐसे पड़ रहा है तो टकरा के इसी एंगल पे वापस जाएगा। जैसे मैं बता देता हूं डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि अगर लाइट यहां से आई, ठीक, तो ये एक एंगल है ना, आप एक नॉर्मल कंसीडर करो, नॉर्मल बनाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ऐसे बनाया, कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये जिस एंगल से यहाँ पे बन रहा है, मान लो θ1 है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि लाइट जो ना प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बना, इसे कहेंगे θ2। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एक रे है, लाइट की किरण, इसे रे कहते हैं, ठीक है, ये ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है टकरा के, तो इस चीज को हम कहते हैं θi। θi मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसे हम कहते हैं θr, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल आते हैं, ये इसमें आपको पढ़ाया जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, देखो वैसा ही कुछ रिलेटेड एक बार ढंग से देख लो, बता देता हूं। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS, PQ RS दे रखा है, तो मान लो कि ये P है, ये Q है, और E का है R, और E का है S। क्लियर? PQRS। इसमें बोला है कि AB एक लाइट रे है, तो इसको A कहा इन्होंने, यहाँ पे B लिख दिया है, ये पॉइंट C है, और इसे जो है D कह दिया है। इतना ही रखा उन्होंने, तो हम भी इतना ही रखते हैं, D। क्लियर? अब उनका क्या कहना है? PQ एंड RS आर टू मिरर, दो मिरर हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आईने एक दूसरे के पैरेलल में रखे गए हैं। और क्या बताया? एन इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे जो है इस पे फॉल हो रहा है ना, इंसिडेंट रे AB, एक AB इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक द मिरर PQ, तो PQ से टकराया, ठीक है। आगे क्या है? PQ एट B, पॉइंट B पे टकराया। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है BC के अराउंड ऐसे मूव कर रहा है। फिर क्या बोला है? एंड स्ट्राइक द मिरर RS, ये कहां टकराया? RS से टकराया, किस पॉइंट पे टकराया? पॉइंट C पे, और फिर रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। आगे देखो फिर क्या लिखा? एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, तो ये फिर रिफ्लेक्ट कर जाता है CD, इस लाइन के अलोंग। क्लियर? अब क्या बोला है? प्रूव दैट AB पैरेलल CD। अब आपको क्या बोला उसने? ऐसा बताया कि आपको ये प्रूफ करना है कि AB एक लाइन है और CD भी एक लाइन है, ठीक है। तो आपको ये चीज प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल है। बहुत ही आसानी से आप प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाना है, ठीक, बता दे रहा हूं कैसे। जैसे मान लो कि अगर इस चीज को आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, ठीक, और इस चीज को आप ऐसे इमेजिन करो, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? ठीक है, जब उनका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो, ठीक। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल, ठीक, और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल आ रहा है, ठीक है, θi, मैंने जैसे आपको बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, ठीक है। तो
उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि ये दो लाइंस पैरेलल जा रही है, ये दो लाइन को मैं साइड में बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये दो लाइंस जो है ऐसे पैरेलल जा रही हैं, हमें इसको ऐसे प्रूफ करना है, और BC एक लाइन है, इसको आप ऐसे बना लो। तो सोचो BC को हम तभी पैरेलल, है ना, ये ट्रांसवर्सल है, दो लाइन पैरेलल तब हो पाएगी जब ये एंगल इनका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस साइड का एंगल जो है वो इस साइड के एंगल के इक्वल आए, तब जाके आप ये कह पाओगे कि हाँ ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो आप देखो ये वाला एंगल आपको ध्यान में होगा, ये ना, ठीक, मैंने बताया कि दो एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी अगेन आप देखो ये पहला लाइन में यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल आएंगे। क्लियर है, सभी कुछ क्लियरली समझ में आ गया क्या? इस क्वेश्चन के लिए आप मोस्टली मैं बोलूंगा कि आप 5 तक सॉल्व करें, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसका जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ आता है, तो आप एक बार ट्राई करना। बुक के पीछे जो आंसर दिया वही प्रेफरेबल आंसर है, हर साल मैं वही सजेस्ट करूंगा कि बुक के पीछे जो आंसर दिया आप उससे सेम टू सेम, 2-4 लाइन में कुछ आंसर दिया उसका वो लाइन आपको लिख लेनी है। क्लियर है क्या? बाकी समझाना था, मैंने बताया 10th से रिलेटेड कंसेप्ट है ये लाइट वाला, तो मैंने आपको समझा दिया मेन कंसेप्ट क्या है। जब आप 10th में आप इससे लाइट पढ़ोगे तो आपको ये चीज और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये इतना कर लेना, बाकी और भी अगर कुछ रहता है, कोई चीज बच जाती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो टिल दैट ये कंप्लीट करके ना मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।